हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 100वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संपर्कित करना। इन भू संपर्कित से हम देखेंगे आवेशन की विधियां। आवेश को कितने प्रकार से चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है कि आवेशित वस्तु का पृथ्वी से जोड़ना या भू संपर्कित कहलाना। भू संपर्कित का मतलब है किसी आवेशित वस्तु को चालक द्वारा सीधे पृथ्वी से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी भू संपर्कित करना या भू संपर्कित कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ से क्या होता है, देखो भू संपर्कित का मतलब जैसे भू संपर्कित है किसी चालक को डायरेक्ट हम पृथ्वी से क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। इसमें चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी ये वस्तु है। वस्तु कैसी है, आवेशित है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है, क्योंकि मैं अलग से दोनों पॉइंट पे बात करूंगा। क्लियर? इसको मैंने क्या कर दिया है, पृथ्वी से ऐड कर दिया है। पृथ्वी से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और आपको पता है कि पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है, शून्य होता है। और पृथ्वी एक आवेश का भंडार है। इसके पास अनंत आवेश हो सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो इसकी धारिता होती है, वो इनफाइनाइट मानी जाती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखें, पृथ्वी आवेश का भंडार है। पहली बात, भंडार है। दूसरा, पृथ्वी का वोल्टेज यानी विभव शून्य होता है, शून्य होता है। तीसरी बात, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। इसको मैं दिखा रहा हूं कैसे अनंत होती है, कैसे। देखो हम लोग एक फार्मूला नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपेसिटी यानी धारिता C बराबर होता है Q बाई V। V यहाँ पोटेंशियल लेंगे किसका, पृथ्वी का। अगर पृथ्वी का पोटेंशियल हम क्या ले लें, 0 ले लें, तो 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी राशि में भाग लगाते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, इनफाइनाइट। तो पृथ्वी की इस तरह से जो धारिता है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब है पृथ्वी पर अनंत आवेश रखे जा सकते हैं। पृथ्वी एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, इस पर अनंत आवेश हो सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इस वस्तु को। देखो वस्तु क्या है, अभी तो वस्तु है, लेकिन मैंने ये बताया कि वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तब कैसे कंडीशन होगा, तो दो कंडीशन बनेगा। अगर वस्तु धनावेशित है तब एक कंडीशन बनेगी, एक ऋणावेशित पे बनेगी। तो देखो पहला प्रोसेस ये हम समझते हैं। पहला ये है हमारे यहाँ, जब धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं, एक बार मैंने पहले ले रहा हूँ पॉजिटिव। जब धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से हम लोग जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेशित वस्तु पर जो धन आवेश है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, और वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है उसको शून्य कर देते हैं। कैसे, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। जब धनावेशित वस्तु को लिख दे रहा हूं, जब धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश की मात्रा को शून्य कर देते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी क्या है, मैं क्या ले रहा हूँ, चार्ज बॉडी। इस बार क्या ले रहा हूँ, चार्ज बॉडी। कैसा है, धनावेशित है। कैसी है, धनावेशित। अब ये धनावेशित वस्तु है। वस्तु कैसी है, धनावेशित। वस्तु इस बार कैसी, चार्ज है, धनावेशित। अब हम जब इसको पृथ्वी से ऐड करते हैं,
पृथ्वी से ऐड करते हैं। अब पृथ्वी का वोल्टेज क्या है आपका 0। तो जब पृथ्वी में अनंत आवेश होते हैं यानी अनंत इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलकर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर ये आवेश की जो मात्रा है इसको क्या कर देते हैं, शून्य करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी परमाणु से धनात्मक आवेश को निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं। ये कल के वीडियो में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलकर इन सारे आवेश की मात्रा को, पॉजिटिव आवेश की मात्रा को शून्य कर देते हैं, और इस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। इस तरह से तो सिंपल सा आपका याद रखना है कि धनावेशित वस्तु रहेगा तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश की मात्रा को शून्य कर देंगे, ठीक है। अगर ऋणावेशित वस्तु है तो देखो दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस ये है, मैं क्या है कि जब ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से धातु से यानी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाएंगे। वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या निकलकर कहां चले जाएंगे, पृथ्वी में। फिर से आवेश की मात्रा को 0 कर देते हैं। देखो यहां पर इस बार ये ऋणावेशित है, क्लियर। ये वस्तु कैसी चार्ज है, ऋणावेशित। इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसका वोल्टेज क्या है, 0। जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट किया तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, पृथ्वी में चले गए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से बाहर करना संभव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, पृथ्वी पर, और फिर से आवेश की मात्रा को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, इस तरह से। तो फिर से ये सुन लेना है, ये दूसरा वाला, कि जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं और पुनः आवेश की मात्रा को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पर हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां। तो मेथड ऑफ चार्जिंग है, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग आवेशन की विधियां, मेथड्स लिख दो, आवेशन की विधियां। क्लियर। तो वस्तु को आवेशित करने की 3 विधि है। बेसिकली जो हमें यहां पे पढ़ना है, वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पॉइंट क्या है, वस्तु को आवेशित करने की, आवेशित करने की, आवेशित करने की 3 विधि होती है, जो हमें यहां पढ़ना। और भी विधियां हैं 1-2, पर अभी हमें मुझे नहीं पढ़ना। 3 विधि होती है। फर्स्ट रहेगी हमारी बाइफ्रिक्शन, एक एक को डिटेल में देखेंगे, जिसको बोलेंगे घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरा हमारा रहेगा बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन, कंडक्शन पहले होगा, चालन द्वारा, और तीसरा होगा हमारा बाई इंडक्शन, इंडक्शन। क्लियर, प्रेरण द्वारा। ये काम का है, ये बहुत काम का है, ये पूरा बेस इसी पे बेस्ड है। तो इन विधियों को हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहली विधि पढ़ते हैं, इसको एक बार मिनट देते हैं सब, है ना। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। ये क्लियर है तो ये 100% क्लियर होने वाला है। क्लियर, देखो पहला है हमारे पास कौन सा, बाई फ्रिक्शन। हम क्या पढ़ेंगे पहला, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा,
कैसे वस्तु को आवेशित किया जाता है ये हम देखेंगे। पहला है हमारे पास घर्षण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। पहले तो पूरी बात सुनना। जब हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, दोनों वस्तु कंडक्टर होना चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए वस्तु। जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिस वस्तु में जाते हैं उस पर ऋण आवेश हो जाता है। क्लियर? क्या है, क्या करेंगे, कैसे कहेंगे कि घर्षण में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण हीट जनरेट हो जाती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाता है उस पर धन आवेश और जिस वस्तु में जाता है उस पर ऋण आवेश होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर समझें, एग्जाम्पल है हमारे यहाँ कांच की छड़ को, पहला एग्जाम्पल है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, पीछे की क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ के भी आए हैं, रगड़ने पर, तो हम पाते हैं कि कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा गया तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए? रेशम के कपड़े में। क्यों? क्योंकि देखो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ रहा है? धनात्मक का। धनात्मक आवेश का ये मतलब होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे वस्तु में चले गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिस वस्तु से उस पर धन आवेश, जिसमें जाएंगे उस पर ऋण आवेश होता है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एबोनाइट की छड़, या एबोनाइट को ऐसा भी बोल सकते हो, एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर तो हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाते हैं और ऊन पर धन आवेश। इसका मतलब क्या हुआ? वही कि एबोनाइट की छड़ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और ऊन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो इस पर क्या हो गया? धनावेश और इसी पे क्या हो गया? ऋणावेश। ये दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये तो सिंपल था, इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो काम का है इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। और एक थोड़ा सा और समझ लें कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलना, ये है कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला और किस में चला गया? किस में चला गया भाई? रेशम के कपड़े में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। क्लियर? ये तो यहाँ पे कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला गया? रेशम के कपड़े में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या होता है? धनावेशित, और जिस पर जाएगा वो ऋणावेशित। क्लियर? ये पीछे हम बात कर चुके हैं। अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, देखते हैं। इसको एक बार मेट देते हैं पूरा। आई होप यू क्लियर। चलिए, दूसरा है हमारे पास बाई कंडक्शन। कैसे करेंगे? चार्ज चालन द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के पास संपर्क में लाते हैं, या इसको अनावेशित वस्तु भी कह सकते हैं, तो आवेश का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान
समान ना हो जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुओं क्या होनी चाहिए, आपके चालक होने चाहिए, समान आकार होना चाहिए। आकार अगर ज़्यादा होता है, कम होता है किसी वस्तु का, तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम या ज़्यादा हो जाते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, जब किसी आवेशित वस्तु के पास, जब किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाते हैं तो आवेश का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि आवेश की मात्रा, जब तक कि आवेश की मात्रा दोनों वस्तुओं पर, जब तक कि आवेश की मात्रा दोनों वस्तुओं पर समान ना हो जाए। इसकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो जब एक आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो आवेश का प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश समान ना हो जाए। क्लियर? समझते हैं एक एग्जांपल से। दो समान प्रकार, देखो यहाँ पे चालक क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। दो समान चालक हैं हमारे पास, लिख देते हैं दो समान चालक के लिए लिख दे रहा हूं। असमान चालक नहीं रहे, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दो आइडेंटिकल कंडक्टर होना चाहिए। ये देखो, एक ये है, ठीक है, माइनस को स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड है, ये चार्ज बॉडी है। कैसी है ये? चार्ज है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 6, मान लो इस पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पर वस्तु है जिस पर क्या है, ये क्या है? अनावेशित है। क्या है? अनावेशित। क्या है? अनावेशित। ये चार्ज है, ये अनचार्ज यानी डिस्चार्ज बोल सकते हो। ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित हुए। जब इनको क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, ये कंडीशन हम दिखाते हैं आपको। तो दोनों वस्तुओं पर क्या बोला जा रहा है? आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी आवेश का प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर 8 मान लेते हैं, इस पर अभी एक जनरल वे में कि 8 आवेश हैं, तो 4 आवेश इस पर हो जाएगा, 4 इस पर हो जाएगा, तो आवेश कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। अगर इसको हम अलग करें तो आवेश की मात्रा दोनों वस्तुओं पे लगभग बराबर होगी। ये आइडेंटिकल है, छोटा बड़ा नहीं है। अगर मेरा बन जा रहा है छोटा बड़ा तो आप दिक्कत ना लें, ये आइडेंटिकल है। तो इस पर चार्ज इतना हो जाएगा और इस पर चार्ज ये। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास संपर्क में लाए तो दोनों पर आवेश क्या? आवेश का आदान प्रदान होने लगा। आवेश जब तक दोनों बॉडी पे क्या आवेश का मान समान ना हो जाए, तो इसको हम हटाएंगे तो दोनों वस्तु पर आवेश का मान लगभग क्या होगा? समान होगा। तो ये हो जाएगा चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये याद रखना है, दो समान चालक के लिए, ठीक है, दोनों जो चालक हैं वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर एक चालक बड़ा है या एक छोटा है तो आवेश की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होगी? वो त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है चार्ज। अगर छोटा होगा तो कम हो जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड वाला। थर्ड आपका बहुत काम का है।
ज़रा देखिएगा, बहुत मन लगा के देखिएगा भाई इसको। अब मैं इसको मिट दे रहा हूँ, इसमें भी ज़रूरत पड़ जाएगी इस वाले में। अब देखो आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। क्या है तीसरा वाला? बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होगा? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा। क्लियर? ये अब देखें आप यहाँ पे, ये बहुत काम का है। प्रेरण द्वारा क्या होगा हम पढ़ेंगे, वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। इसमें सिंपल सा अगर मैं बताऊं कि इसमें जब किसी आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो इसकी प्रक्रिया है। हम वो प्रक्रिया करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले तो मैं लिख दूं इस बात को, मैं इसकी लाइन जो है मैं यहां लिख दे रहा हूं। जब आवेशित वस्तु को किसी जब आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं। एक चीज ध्यान देना, पास लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें टच करा देना, टच नहीं कराना है। जब आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, टच नहीं कराना है, तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर, अभी देखो मैं बताऊंगा एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? उत्पन्न हो जाता है। अब देखो ये प्रोसेस समझेंगे हम, बहुत बढ़िया से समझेंगे इस प्रोसेस को। प्रोसेस में क्या है देखो कि जब एक आवेशित वस्तु है उसको किसी अनावेशित वस्तु के पास लाना है, टच नहीं कराना है, तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करने की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसको इस प्रोसेस से हम पढ़ेंगे भू संपर्कित करके हम इसको देखेंगे कि कैसे। इसका एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि क्या किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आप बता सकते हैं कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित? एक क्वेश्चन इसका बनता है, वो यही आंसर रहता है। तो पहले में हम क्या करते हैं, हमारे पास देखना, ध्यान से देखें, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है, पहला प्रोसेस है, मान के चलो। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आवेशित वस्तु, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं वो क्या है, धनावेशित वस्तु है। और एक वस्तु है हमारे पास, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ये। ठीक है, एक ये जो क्या है वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु है इसका मतलब चार्ज इस पर है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अनावेशित वस्तु का मतलब है कि उस पर आवेश है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, तो आपस में क्या है वो डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अनावेशित वस्तु। ऐसा नहीं कि उस वस्तु पर आवेश नहीं, आवेश है, पर वो जितने ही धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक है। अब देखो ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु, इसको हम क्षण भी बोल सकते हैं या
धातु की क्षण है, इसको हम बोल सकते हैं धातु का गोला। धातु का क्या है, ये गोला है, ठीक है, ऐसा ये धातु का गोला। अब मैं इन दोनों को देख रहा था तो मेरे को लगा कि मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा इसके पास ले जाता हूं। जैसे ही मैं इस आवेशित वस्तु को गोले के पास, धातु के गोले के पास ले गया, तो देखा मैंने, जैसे ही मैं क्या किया, इसको पास ले आया। ध्यान से देखो, बड़ी काम मजे की चीज है। ये चार्ज बॉडी को क्या किया, मैं इसके पास ले आया, इस तरह से, इस तरह से। देखिए मजा आने वाला है, क्या होता है। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और पास ले गया, मेरा मन कहा कि मैं इसको पास ले जाता हूं, तो मैंने देखा ये कैसा धनावेशित है, और इस पर कैसे है, धनावेश और ऋणावेश दोनों। तो धन आवेश ने ऋण आवेश को देखा, उसको प्यार जग गया। धन आवेश ने ऋण आवेश को देखा, उसको प्यार जग गया, और उधर से जो ऋण आवेश था इस धनावेश को देखा तो उसको भी प्यार जगा। तो वो क्या किया, जितने भी ऋण आवेश हैं वो सतह के इस तरफ भाग आए, और जो धनात्मक आवेश है वो क्या हो गए, इस तरफ भाग गए। तो धन आवेश ने जब धन आवेश को देखा तो दुश्मनी हो जाती है, प्रतिकर्षण होता है, उसने उसको क्या कर दिया, दूर भगा दिया। लेकिन ऋण आवेश ने क्या किया, अट्रैक्शन किया, प्यार हुआ, दोनों पास आए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या, अट्रैक्शन बढ़ चुका है और इधर रिपल्सन बढ़ चुका है। मैं क्या करता हूँ, एक और क्रिया करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उस बॉडी को, आवेशित वस्तु को थोड़ा और पास ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा और पास ले जाता हूँ, इस आवेशित वस्तु को मैंने क्या किया, थोड़ा और पास ले गया। ये अब अट्रैक्शन पूरी तरह से बढ़ चुका है, अट्रैक्शन क्या हो गया है, पूरी तरह से बढ़ चुका है, और रिपल्सन भी क्या आपका पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो कि वो दोनों एक दूसरे से टच करने वाले हैं, पर इस बॉडी को कभी टच नहीं कराना है। अब रिपल्सन ज्यादा हो गया, अब रिपल्सन ज्यादा हो गया तो हमें चार्ज को क्या करना है, बाहर करना है, यानी धनात्मक आवेश को परमाणु से बाहर करना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। और अर्थिंग करेंगे, पृथ्वी का वोल्टेज 0। तो अर्थिंग करने पर भी मैंने सिखाया कि अगर यहाँ सतह पर कौन से आवेश है, ऋणात्मक धनात्मक आवेश है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, है ना, और इन धनात्मक आवेश को क्या कर देगा, मार देगा। तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, फाइनल कंडीशन ये बनेगा आपका, उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, ऋण आवेश। कौन सा आवेश बचा, ऋण आवेश। देखो इस पूरी वस्तु पर क्या हो गई, ऋण आवेश बचा, ठीक। मैं एक आवेशित वस्तु को लेके चला धनावेशित, जो धातु का गोला अंत में निकला वो कैसा निकला, इसके विपरीत निकला। इसके क्या निकला, विपरीत निकला। क्लियर, ये पहली कंडीशन थी। अब इसी तरह से उल्टा हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे धनावेशित लिया है वस्तु, ऋणावेशित लें तो क्या होगा। जब ऋणावेशित लेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, जस्ट उल्टा। मैं अगर इसी में चाहूँ तो बता दूँ, या मैं मेट के फिर से बताता हूँ, मजा आएगा। देखो, और ये तो ठीक है, और ये मैं फिर से आपको इसी में बताता हूँ। देखो इस बार मैंने क्या किया है, अब यहाँ से मैं पूरा ही मेट दे रहा हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे, अब इस बार वस्तु को कैसे ले लिया मैंने, ऋणावेशित। वस्तु कैसी, इस बार ऋणावेशित। अब मेरा मन फिर से कहा कि दूसरा कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है भाई आपका, दूसरा है। क्लियर, दूसरे कंडीशन में क्या है, वस्तु इस बार कैसी है, ऋणावेशित। जब ऋणावेशित वस्तु है, इसको मैं थोड़ा सा और पास ले गया। आपको पता है कि पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, इस बार जो धन आवेश हैं, जो धन आवेश हैं इसके क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, और जो ऋण आवेश हो जाएगा क्या हो जाएगा, बॉडी के क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ऋण आवेश ने धन आवेश को देखा और धन आवेश ने ऋण आवेश को देखा, तो दोनों में क्या जागा, प्यार, और दोनों क्या हुए, अट्रैक्ट। लेकिन सामने एक और भी व्यक्ति बैठा था जो इसी बिरादरी का था, और उसको अपनी बिरादरी वाले लोग से क्या है, नफरत है, प्रतिकर्षण करता है, इसलिए वो दूर भागा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और पास ले जाता हूँ। क्या करता हूँ, इसको और पास ले जाता हूँ। जैसे ही मैं इसको और पास ले गया, अब देखो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया इन दोनों में।
अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया इन दोनों में, देखो टच नहीं कराना है, ध्यान देना है, और इधर रिपल्सन भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमें किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे भैया, अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग 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 करेंगे तो यहाँ से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में, ठीक है। और वस्तु पर कौन सा आवेश बच जाएगा, फाइनली कौन सा वस्तु पर आवेश बचेगा, धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश। ये चीज मैंने अभी बताया था, क्लियर। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर है। इसमें दो छोटी छोटी बातें और हैं, मैं यहीं पर बता देता हूं। पहली बात ये है, ध्यान से देखिए आप, पहले कंडीशन में ये था कि जो धनावेशित वस्तु थी, यानी धातु की क्षण पर धनावेश था, और अंत में जो वस्तु आई थी उस पर ऋणावेश आया था। तो प्रेरण की घटना पर, पहले पॉइंट यह है कि प्रेरण की घटना पे धातु की क्षण पर आवेश अनावेशित धातु के गोले के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है। दूसरी बात यह है कि धातु की क्षण पर, यानी इस वाले पे आवेश का मान नहीं बदलता है, जबकि वस्तु पर, ये जो वस्तु है अनावेशित धातु के गोले पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो प्रेरण की पहली घटना में है, ठीक है, प्रेरण की घटना में धातु की क्षण का आवेश धातु के गोले के विपरीत होता है, विपरीत होता है। आप पहले वाली कंडीशन में देखेंगे, अगर धनावेशित लिया था तो ऋणावेशित हुआ था, इस वाले में ऋणावेशित लिया है तो वस्तु कैसे आई है, धनावेशित। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा है कि प्रेरण की घटना में धातु की क्षण पर आवेश नहीं बदलता, यानी जैसा धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, नहीं बदलता है, बदलता है। देख लो आप, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव यहाँ भी है, उसमें पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही था, क्लियर। परंतु धातु के गोले पर परंतु धातु के गोले पर धातु की क्षण का विपरीत आवेश धातु की क्षण का विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, या उत्पन्न क्या आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है, अब आप देख रहे होंगे, देखो कैसा कि ये ऋणावेशित है तो अंत में ये कैसा आया, धनावेशित। यही बात मैंने लिख दी है, क्लियर। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है। तो आज के लिए बस मैं इसमें इतना ही करता हूँ। क्या मैं इसमें एक और पॉइंट पढ़ा दूँ आपको, पढ़ा ही देता हूँ, मूल आवेश आपको पढ़ा देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, क्लियर। ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। इसमें एक और हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, मूल आवेश। बहुत छोटा सा पॉइंट है, समझ लेते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है एलिमेंट्री चार्ज, एक और टॉपिक है छोटा सा,
एलिमेंट्री चार्ज है, इसको लोग प्यार से बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश का मतलब है यानी कि आवेश की सबसे छोटी मात्रा है। मूल आवेश का मतलब है ये फंडामेंटल चार्ज है और ये आवेश की सबसे छोटी मात्रा, इससे छोटी मात्रा यानी आवेश का इससे छोटा मान नेचर में संभव नहीं है। तो किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश कहा जाता है। स्मॉल ई से लिखते हैं, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका जो मान है पहले मैं लिख देता हूं, है ना। किसी वस्तु पर या किसी आवेशित वस्तु पर, किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश मूल आवेश कहलाता है, कहलाता है। क्लियर। इसको हम ई से लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल से, स्मॉल ई से। इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये लिया जाता है। इसका जो मान है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। ये किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब समझे कि अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कोई वस्तु है, कोई कंडक्टर है, कोई चालक वस्तु है, इस पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है, तो कम से कम नेचर में हम बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है, अनंत। तो किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश इतना होता है। तो वस्तु पर बोला जाए अधिकतम आवेश, वस्तु पर अधिकतम आवेश अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। अगर वस्तु के रूप में हम अगर पृथ्वी को ले लें तो यहां पर आवेश का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर। और है इसकी खोज, मूल आवेश की खोज यानी इस मान को मिलिकन वैज्ञानिक ने, यानी इस मान को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को मिल्कन नाम के वैज्ञानिक ने 1910 ईस्वी में इस मान को दिया था। ठीक। अब देखो इसमें कुछ खास बातें हैं। इसकी ये बात है किसी भी वस्तु पर कम से कम आवेश इतना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अनंत हो सकता है। इसका जो मान है मिल्कन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक नोट वाली बात ये है कि नेचर में, प्रकृति में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। प्रकृति में यानी आवेश की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है। यह आवेश की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। और प्रकृति में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों ने इससे भी छोटी इकाई को ज्ञात कर लिया है, खोज लिया है, जिसका नाम है क्वार्क्स। उस क्वार्क की खोज 1968 ईस्वी में हुई। और वो क्वार्क क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये क्वार्क से ही मिलके बने हैं। ये आवेश की छोटी इकाई है, पर अपने सिलेबस से थोड़ा आगे है, तो जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आप वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इससे भी छोटी इकाई को खोज लिया है जिसका नाम है क्वार्क्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। इसको जो है 1968 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। और यह एक अस्थायी कण है। यह एक यानी क्वार्क, जो क्वार्क है आपका, क्वार्क आपका क्या है, एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण है क्वार्क, क्या है, एक अस्थायी
कण है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से ही मिलकर बने हैं ऐसा वैज्ञानिकों का मत है, ठीक। इसकी खोज 1968 या 1968 है या तो 1868 में इसकी खोज कर ली गई है, सॉरी 1968, हाँ ठीक, 1868 है या तो 1968 में क्वार्क की खोज कर ली गई है। और क्वार्क को बताया गया है कि क्वार्क मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है क्वार्क आपका +-3 और एक होता है +-2e/3, जिसमें -e/3 डाउन क्वार्क्स है, डाउन क्वार्क्स इसको बोलते हैं, और इसमें +2e/3 इसको बोलते हैं अप क्वार्क्स। इसके भी 3 टुकड़े किए गए हैं, तो ओवरऑल 6 टुकड़े हुए हैं, पर हमें उनमें नहीं जाना है। क्लियर? तो ये हो जाएगी क्वार्क्स की बात। एक बार पूरा इसको फिर से सुनना कि मूल आवेश क्या है कि किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश जो होता है वो मूल आवेश होता है। किसी वस्तु पर कम से कम आवेश इतना हो सकता है और वस्तु पर अधिकतम आवेश अनंत हो सकता है। इस मूल आवेश का जो मान 1910 ईस्वी में मिल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, ठीक। और क्या है कि आवेश की यह यानी मूल आवेश क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा आवेश नेचर में यानी प्रकृति में संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे भी छोटी इकाई को खोज लिया है जिसका नाम है क्वार्क। और उस क्वार्क की खोज हुई थी 1968 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में है, की गई है। और यह क्वार्क जो है अस्थायी कण होता है और इसी क्वार्क से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके बने होते हैं। और क्वार्क्स हम दो प्रकार के बताए हैं, एक +-e/3 जिसमें -e/3 डाउन क्वार्क होता है और एक होता है +-2e/3 जिसमें कह सकते हो यहाँ पर जिसमें ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें +2e/3 अप क्वार्क्स कहा जाता है। और इसके भी 3 टुकड़े किए गए हैं, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे भी ये हमारे सिलेबस में नहीं था ये क्वार्क्स वाला, पर जानकारी के लिए हमें पढ़ना चाहिए। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।